दोस्त नमस्कार, मैं आज मैं आपके सामने 1962 के भारत चीन युद्ध के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपके सामने बात की थी कि तिब्बतियों ने 1959 में एक बार फिर से चीनियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तिब्बती विद्रोह के दौरान तिब्बत के चौथे दलाई लामा ने भारत में शरण ली। चौथे दलाई लामा का नाम तेंजिंग ग्यात्सो है और तेंजिंग ग्यात्सो के भारत पहुंचने पर इनका भारत में स्वागत किया गया था। चीनियों ने जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन को भारत के आजादी के बाद से हड़प लिया था। चीनियों ने अक्साई चीन को तब हड़पा था जब भारतीय सेना अक्साई चीन की रक्षा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा भारत के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर भी चीनी अपना दावा ठोकते थे। जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई के बीच 1960 में एक बार फिर से कुछ शांति समझौतों पर बातचीत हुई, लेकिन इस शांति समझौते का कोई खास परिणाम नहीं निकला। इसके बाद चीनी बार बार अक्साई चीन को भारत को भूलने के लिए कह रहे थे, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्साई चीन को भारत में मिलाने की कोशिशें जारी रखी। इसके अलावा चीन ने नेपाल और म्यांमार के साथ भी 1960 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत की मुश्किलें और बढ़ा दी। इसके अलावा 1962 के भारत चीन युद्ध का कारण चीन की फॉरवर्ड पॉलिसी भी था। चीनी सैनिकों ने 1961 की गर्मियों में मैकमोहन रेखा पार की और भारत की सीमा के काफी अंदर आ गए। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मैकमोहन रेखा के काफी अंदर देखा था। उसमें भारतीय सैनिकों को बहुत गुस्सा है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की सीमा है। जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वापस लौटने पर मजबूर करने के लिए ऊंचे ऊंचे बॉर्डर मैकमोहन रेखा पर बनाना शुरू कर दिया, ताकि आगे से चीनी सैनिकों को मैकमोहन रेखा पर ही बॉर्डर के उस पार रोका जा सके। जिसके बाद भारतीय सैनिकों की पूर्वी सेना और पश्चिमी सेना कमांड को यह आदेश दिए गए कि फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति का पालन करते हुए वर्तमान समय में जहां भारतीय सैनिक मौजूद हैं वहां से आगे बढ़ा जाए, या जहां तक संभव है या जहां तक भारत को भारतीय जानते हैं वहां तक भारतीय सेना बढ़ती रहे, ताकि चीनियों को यह दिखाया जा सके कि वो क्षेत्र खाली नहीं है और उन क्षेत्रों पर भारत का राज है। ये आदेश 5 दिसंबर 1961 को दिए गए थे। इसके बाद चीनी सैनिकों ने जैसे ही बॉर्डर पर भारतीय सेना और सेना चौकियां देखी तो उस समय चीनी सेना पीछे हट गई थी। जिसके बाद भारतीय सैनिकों को यकीन हो गया कि वो सही काम कर रहे हैं और भारतीय सैनिकों ने लगातार फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाते हुए सीमा पर बने रहने का फैसला किया। बात 20 अक्टूबर 1962 की है, जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन के चिपचैप घाटी पूरे क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नमकाचू नदी को दो तरफ से घेर लिया था। नमकाचू नदी एक विवादित क्षेत्र है और नमकाचू नदी की रक्षा भारतीय सैनिकों के गोरखा रेजिमेंट के सिपाही कर रहे थे। चीनी सैनिकों ने लगातार 4 दिनों तक गोरखा सैनिकों पर भारी गोलाबारी की और लगातार 4 दिनों के कड़े मुकाबले के बाद चीनी सैनिकों के रेजिमेंट ने नमकाचू नदी के बड़े भाग पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की। बहुत से भारतीय सैनिक मारे गए, बहुत से बंदी बना लिए गए तो बाकी भाग खड़े हुए। इसके अलावा 22 अक्टूबर 1962 को चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के वालोंग में भारी गोलीबारी की। भारतीय सैनिकों ने फ्लेयर लॉन्च करके वालोंग में चीनी सैनिकों की मौजूदगी का खुलासा किया, लेकिन चीनी सैनिकों ने तुरंत झाड़ियों में आग लगा दी और भारतीय सैनिक हमला नहीं कर पाए। जिसके बाद 4 से ज्यादा चीनी सैनिकों ने वालोंग से कुछ दूरी पर भारतीय सैनिकों के ठिकानों पर हमला करना शुरू किया और भारतीय सैनिकों ने लगातार 4 घंटों तक चीनी सैनिकों के हमले को नाकाम किया, लेकिन आखिरकार चीनी सैनिक आगे बढ़ने में कामयाब रहे और भारतीय सैनिकों की कई टुकड़ियां वालोंग में अपनी सेना चौकियों पर वापस लौट गई। बात 22 अक्टूबर 1962 की है, जब चीनी सेना की बड़ी टुकड़ी ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग को 3 दिशा से घेर लिया था। इस समय भारतीय सैनिक तवांग में बिना किसी खास प्रतिरोध के पीछे हट गई। भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच वालोंग में झड़पें जारी रही। 25 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना वालोंग की जांच करने निकली तो उन्होंने पाया कि यहाँ 4 सिख सैनिक मौजूद हैं जो अभी भी चीनी सैनिकों का प्रतिरोध कर रहे हैं। बड़ी चीनी सेना की टुकड़ी ने इन 4 सिख सैनिकों को घेरना शुरू किया और ये चारों सिख सैनिक बंदी बनाए ही जाने वाले थे कि तभी एक अन्य भारतीय सेना की टुकड़ी वहां पहुंच गई और उन्होंने चीनी सेना को घेरना शुरू किया और इन चारों सिख सैनिकों को सुरक्षित उस समय बचा लिया गया। भारतीय सैनिकों ने फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाते हुए अक्साई चीन के जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था उन सभी क्षेत्रों से 20 से 22 अक्टूबर 1962 तक चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। चुशुल के भी ज्यादातर क्षेत्र पर चीनी सेना का अधिकार था। चीनी सैनिकों ने 20 अक्टूबर 1962 को गलवान घाटी, चिपचैप घाटी और पैंगोंग झील पर भी अधिकार कर लिया था। अक्साई चीन के पश्चिमी मोर्चे पर भी कई भारतीय सेना चौकियां मौजूद थी, लेकिन किसी चौकी पर ज्यादा सैनिक नहीं थे। जिसके बाद चीनी सैनिकों ने जैसे ही यहाँ हमला किया, भारतीय सैनिकों ने मुकाबला तो किया, लेकिन या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। बात 24 अक्टूबर 1962 की है, जब भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर से लद्दाख के रिजांगला पर अधिकार करने के लिए चीनी सैनिकों पर जबरदस्त हमला किया। इस हमले का कारण पास की हवाई पट्टी को अंत तक सुरक्षित रखना था, जिसमें भारतीय सेना इस बार कामयाब रही और भारतीय सैनिकों ने कई सेना चौकियों को वापस आजाद करवा लिया। भारतीय सैनिकों ने पास की दौलत बेग गोल्डी को भी खाली करवा लिया और यहाँ चीनी सेना पहुंच नहीं सकती थी। जिसके बाद बड़ी भारतीय सेना की टुकड़ी को वापस बुला लिया गया और 4 दिनों के कड़े मुकाबले के बाद चीनी सैनिकों ने फिर भी भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने में कामयाबी हासिल की। भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से युद्ध शांति की बातचीत करने के लिए चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को उस समय वापस बुला लिया था। हाँ दोस्तों, मेरा 1962 के भारत चीन युद्ध के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। मेरा आज के वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें मेरे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।